गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका करेंगे टॉपिक वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी विद डेप्थ। अब तक हमने क्या किया था कि हाइट पे, अर्थ की सरफेस से कितनी हाइट पे ऊपर जाओगे तो आपकी जी की वैल्यू में कितना चेंज आएगा। तो हमने क्या पाया, हमें ये मिला कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं जी की वैल्यू कम हो जाती है। अब विद डेप्थ के साथ क्या है, और एक चीज़ और बताई थी क्या, कि अर्थ की सरफेस पे सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है कितनी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस स्टेटमेंट से ये पता लग रहा है कि चाहे हाइट पे जाओ चाहे डेप्थ पे आओ, आपकी जी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। चलो अब इसे रिजल्ट के साथ करते हैं। ये आपकी अर्थ का सेंटर O, अर्थ का मास M, अर्थ का रेडियस कितना R। सबसे पहले हो आप A पॉइंट पे। A पॉइंट कहाँ है, अर्थ की सरफेस के ऊपर। अर्थ की सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G कितनी होती है, Gm/r²। ये कहाँ है, एट A के ऊपर। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ मैं डेप्थ में आ गई, अंदर की तरफ आई, अर्थ की सरफेस के अंदर। मान लीजिए आप यहाँ आ गए B पॉइंट पे, कितना अंदर आए, D। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, कहाँ, एट B, G तो नहीं आएगी, क्या लिखोगे, G डैश इक्वल्स टू Gm/, कंप्लीट तो ये R है, ये D है, तो ये कितना बचा, R-D का होल स्क्वायर। क्या ये इक्वेशन बिल्कुल सही लिखी गई है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन। क्या वास्तव में जो m है, क्या वही m यहाँ होगा, सोच के देखो। मैंने ये मान लिया, लेट रो बी द यूनिफॉर्म डेंसिटी, लेट रो बी द यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ये मान लीजिए रो क्या है, यूनिफॉर्म डेंसिटी है। डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी रो का रो, मास m, अर्थ की स्फेयर शेप है, वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी 4/3 रो पाई r क्यूब। ठीक है, क्या मैं इस m की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूँ, क्या ये वैल्यू m की जो है, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। मैंने यहाँ से मास की वैल्यू निकाल ली, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दूँ। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट आपकी क्या बन जाएगी, g इज इक्वल्स टू G 4/3 रो पाई r क्यूब बाय r²। ये r² है, ये r³ है, दो पावर से ये कैंसिल, कितना बचेगा, G 4/3 रो पाई r²। ठीक है, अब यहाँ देखो, क्या ये जो है यूनिफॉर्म, अगर ऊपर रो थी तो यहाँ भी कितनी होगी, रो। मास को मैंने इस केस में क्या लिया है, m डैश। वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब, पर अब इसका रेडियस कितना बचा, r-d का होल क्यूब। r की जगह क्या रखोगे, r-d, 4/3 पाई r-d का होल क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, यहाँ से m डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रो इंटू 4/3 पाई r-d का होल क्यूब। ये m डैश की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या आएगा, g डैश इक्वल्स टू G रो इंटू 4/3 पाई r-d का होल क्यूब अपॉन r-d का स्क्वायर। दो से दो पावर कैंसिल, क्या बचेगी, ऊपर एक सिंगल पावर बचेगी, क्या आ जाएगा, g रो इंटू 4/3 पाई r-d। दिस इज योर g डैश। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 4 थर्ड, और इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब निकालो g डैश बाई g, डिवाइड इक्वेशन 4/3, क्या आ जाएगा, g डैश बाई g इक्वल्स टू g रो 4/3 पाई r-d डिवाइडेड बाई g रो इंटू 4/3 पाई r। g रो 4/3 पाई से पूरा कैंसिल, क्या बचेगा, g डैश बाई g इज इक्वल्स टू r-d बाय r। g डैश बाय g, यहाँ से r को कॉमन निकालो, 1 - d बाय r, r से r
कैंसिल, जी डैश बाय जी किसके इक्वल आ गया, 1 माइनस डी बाय आर के। ठीक है, क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ इसको, जी डैश इज इक्वल्स टू जी 1 माइनस डी बाय आर, अंदर मल्टीप्लाई कर दें, क्या आ जाएगा, जी डैश इक्वल्स टू जी माइनस जी डी बाय आर। देखो अर्थ की सरफेस पे वैल्यू कितनी थी, जी, बी पॉइंट पे वैल्यू कितनी आई, जी में से कुछ कम। इसका मतलब जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस के अंदर की तरफ आते हैं, विद डेप्थ आते हैं, तो भी जी की वैल्यू क्या होती है, रिड्यूस होती है, और हाइट पे जाते तो भी क्या होती है, रिड्यूस होती है। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं ये कहूँ कि मैं चलते 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 D इक्वल्स टू आर आ गई, कहाँ पहुँच गई, D इक्वल्स टू आर, मतलब एट द सेंटर ऑफ अर्थ के सेंटर पे पहुँच जाऊँ, तो यहाँ रखना वैल्यू, D को किसके इक्वल रखोगे, R बाय आर, 1 माइनस 1 0, तो जी डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। इसका मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू एट सेंटर क्या आती है, 0। एट सेंटर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 0। इस चीज़ का मतलब ये नहीं है कि बॉडी का मास 0 हो जाएगा, बॉडी का क्या चीज़ 0 होगी, वेट। अच्छा, वेट का क्या फॉर्मूला होता है, वेट इज इक्वल्स टू mg। अगर g 0 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर, क्रस्ट अर्थ के सेंटर पे g 0, तो आपका वेट भी क्या आएगा, 0। बट ये क्या ज़रूरी है मास 0 होगा, मास तो कभी 0 हो ही नहीं सकता, मास इज़ नॉट 0। मतलब जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस के अंदर सेंटर की तरफ जा रहे हैं, हमारा वेट 0 हो रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 0 है, बट मास इज़ नॉट 0। क्लियर, नोट कीजिए इसको। ठीक है, तो आपका जी डैश कितना है, जी माइनस जी डी बाय आर। अब आपको निकालना है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ जी। इंपॉर्टेंट नोट्स डाल के लिखिए, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ जी। कितनी वैल्यू में डिक्रीज हुआ है भाई, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ जी। सरफेस पे कितनी थी, जी, बी पॉइंट पे कितनी है, जी डैश, तो क्या लिखोगे, जी डैश माइनस जी कितनी आ जाएगी, जी डी बाय आर। इतनी फ्रैक्शनल क्या हुआ है वैल्यू में, सॉरी डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ जी। अब पूछें आपसे फ्रैक्शनल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ जी, क्या फॉर्मूला बनेगा भाई इसका, जी डैश माइनस जी बाय जी, और जी डैश माइनस जी की वैल्यू कितनी है, जी डी बाय आर, जी डी बाय आर बाय जी, जी से जी कैंसिल, कितना आ जाएगा, डी बाय आर। परसेंटेज डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ जी, क्या होगा परसेंटेज डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ जी, फ्रैक्शनल चेंज, फ्रैक्शनल डिक्रीज को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, फ्रैक्शनल डिक्रीज को 100 से मल्टीप्लाई कर दो। फ्रैक्शनल डिक्रीज कितना है, डी बाय आर, तो डी बाय आर इंटू 100। ठीक है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ जी का मतलब क्या, आपने क्या निकाला है यहाँ से, जी डैश माइनस जी, कितनी वैल्यू है ये, जी डी बाय आर, और फ्रैक्शनल डिक्रीज कितना होगा, जी डैश माइनस जी बाय जी, कितना है, जी डी बाय आर बाय जी, जी से जी कैंसिल, डी बाय आर, और परसेंटेज फ्रैक्शनल मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपका क्या है, परसेंटेज डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ जी। ठीक है, ओके। अब देखिए हमने करा वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी विद हाइट, और कर चुके हैं वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी विद डेप्थ। अब हम करेंगे विद चेंज इन द शेप ऑफ अर्थ, विद द चेंज इन शेप ऑफ अर्थ। आपको पता है अर्थ परफेक्टली हमारी स्फेरिकल नहीं है, थोड़ी सी कैसी है, इलिप्टिकल, चपटी है। ठीक है, तो इस तरह की है थोड़ी सी। तो यहाँ देखो सर्कल में तो आपको ऐसा दिखता है ना सर्कल, यहाँ से भी डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस आर, ये भी क्या है आर, पर इसके सेंटर से देखो ये डिस्टेंस अलग है और ये डिस्टेंस क्या है अलग। ये पोजीशन कैसी होती हैं, इक्वेटर्स है ना, ये क्या कहलाते हैं, पोल। तो आप कह सकते हो दिस इज़ द रेडियस ऑफ इक्वेटर एंड दिस इज़ द रेडियस ऑफ पोल। ओके, अब आप जी की वैल्यू बताओ क्या होती है, जी का फॉर्मूला, जी इज इक्वल्स टू जी एम बाय आर स्क्वेयर। अगर आप लिखोगे ग्रेविटी की वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की एट इक्वेटर और इसकी वैल्यू एट पोल, तो क्या लिखोगे, जी का जी, एम का एम, आर के लिए आर
ई स्क्वायर। इसके लिए Gm/r/p²। आर ई बड़ा है या आर पी बड़ा है? आर ई इज़ ग्रेटर देन आर पी। जिसका डिनोमिनेटर बड़ा उसका न्यूमरेटर छोटा, यानी कि जी ई इज़ लेस देन जी पी, यानी कि पोल्स पे ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है? ज़्यादा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कहाँ ज़्यादा होती है? पोल्स पे। जी पी इज़ ग्रेटर देन जी ई। क्लियर है? तो हमने वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी। कैपिटल जी क्या है आपका? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। और स्मॉल जी क्या है आपका? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है? सबसे पहले हम इसे पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड की सहायता से। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता था? अगर मान लीजिए एक बार मैग्नेट है, नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ साउथ, ठीक है, मैंने एक बार मैग्नेट यहाँ रख ली और इसके चारों तरफ आयरन के पार्टिकल स्प्रिंकल कर दिए। आपको पता है आयरन के पार्टिकल इससे चिपकने की कोशिश करेंगे और अपने आप को एक पैटर्न के अकॉर्डिंग अरेंज कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ तक के पार्टिकल्स तो इससे आके चिपक गए, ठीक है, बट दूर वाले पार्टिकल इससे आके नहीं चिपके। क्यों? यहाँ पर क्या नहीं लग रहा था? मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रहा था, और इसका मतलब वहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं था। तो क्या कहते हो? द स्पेस अराउंड द बार मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या डेफिनेशन देते थे? द स्पेस अराउंड द बार मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड। बार मैग्नेट के चारों तरफ का एरिया जिसमें आपका मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट करता है उसे क्या कहते हो? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फोर्स आपके अट्रैक्टिव टाइप के भी हो सकते हैं और रिपल्सिव के भी। उसी को कंपेयर करो किससे? ग्रेविटेशनल फील्ड। द स्पेस अराउंड द मटेरियल बॉडी, और मैंने वहाँ क्या बताया? द स्पेस अराउंड द बार मैग्नेट। ग्रेविटेशनल फोर्स किस वजह से लगता है? बॉडी के मास की वजह से। इसलिए मैंने क्या लिख दिया? मटेरियल बॉडी, यानी कि जिस बॉडी के पास क्या हो? मास। द स्पेस अराउंड द मटेरियल बॉडी इन विच इट्स ग्रेविटेशनल पुल इज एक्सर्टेड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? द स्पेस अराउंड द बार मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड। वो क्या कहलाता है? मैग्नेटिक फील्ड। और ये क्या कहलाएगा? ग्रेविटेशनल फील्ड। एक मान लीजिए एक बॉडी है, उस बॉडी का मास m है, तो आप इसके पास दूसरी बॉडी ले आए, ठीक है, तो वो बॉडी कितने फील्ड तक, उसके कहाँ तक उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है? अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स कभी अट्रैक्टिव रिपल्सिव टाइप के हो सकते हैं? नहीं। इसमें सिर्फ यही डिसिमिलैरिटी है क्या, कि वो आपके अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं और रिपल्सिव भी। ग्रेविटेशनल कैसे होंगे? सिर्फ अट्रैक्टिव, कि भाई उस बॉडी के चारों तरफ का एरिया जिस रीजन में आपका ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्ट करता है वो आसपास का उस मटेरियल के चारों तरफ का एरिया क्या कहलाएगा? ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। इस ग्रेविटेशनल फील्ड को मेज़र करने की इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला? ये तो डेफिनेशन है। इसको मेज़र कैसे करेंगे? इसको लिखते किस चीज़ से हैं? आई से। आई इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉडी पर यूनिट मास। क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ बॉडी। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होगा? अट्रैक्टिव टाइप का। किस वजह से होगा? बॉडी के मासेस की वजह से। इज डिफाइंड एज पर यूनिट मास, ठीक है। इट इज़ नॉन एज इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? फोर्स की न्यूटन और मास की किलोग्राम। तो क्या आएगी? न्यूटन पर किलोग्राम। न्यूटन पर किलोग्राम। ओके, एक बात बताओ, ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? जी एम एम बाय एक्स स्क्वायर, या ये ले लो आर स्क्वायर अपॉन एम। एम से एम कैंसिल, जी एम बाय एक्स स्क्वायर। एक बॉडी है, इस बॉडी का मास है m, दूसरी बॉडी है, ये मास कैसा है आपका? यूनिट मास। कैसा मास है भाई? यूनिट मास। देखो समझने की कोशिश करो, एक बॉडी है m, क्या इसके आसपास का कोई चारों तरफ का स्पेस नहीं होगा जिस रीज़न तक ये बॉडी अपने आप के चारों तरफ बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है? क्या ये मास है? क्या ये मास के चारों तरफ आसपास ऐसा एरिया नहीं होगा जिस रीज़न तक ये बॉडी अट्रैक्ट कर सके? अगर ये दोनों बॉडी पास में लाते हैं, मान लीजिए इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? x, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी तो क्या ये बॉडी इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में एंटर नहीं कर रही है? क्या देखो, पहले इस बॉडी का मास m था, इसके चारों तरफ का स्पेस ही है, ये बॉडी है, इसके चारों तरफ का ये स्पेस है।
दोनों पास लाएंगे तो दोनों का स्पेस आपस में कोलाइड नहीं कर रहा है ना। तो हम क्या चाहते हैं कि भाई दोनों के चारों तरफ का जो स्पेस है वो एक दूसरे के साथ मर्ज ना हो। ये कब पॉसिबल है? ये तब पॉसिबल है बॉडी कैसी हो? यूनिट मास की हो। कैसी हो ये? यूनिट मास। इसका खुद का आसपास का चारों तरफ का एरिया इतना छोटा हो कि वो इसके चारों तरफ के एरिया को इफेक्ट ना कर सके। समझ पा रहे हो कि भाई एक बॉडी है कि हर बॉडी के आसपास का एक रीज़न होता है कि भाई किस रीज़न तक ये बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती है। रिपेल तो करेगी नहीं, क्योंकि फोर्स कैसे हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, अट्रैक्टिव नेचर। ये बॉडी है, इसके भी आसपास का चारों तरफ का रीज़न है। अब इन दोनों को पास लेकर आओगे, क्या एक दूसरे के रीज़न में एंटर नहीं कर रही है? कर रही है ना। तो हम क्या चाह रहे हैं कि एक की वजह से दूसरे का ग्रेविटेशनल फील्ड इफेक्टेड ना हो। ये कब पॉसिबल है? जब ये मास क्या हो? यूनिट मास हो, बहुत छोटा हो। ठीक है, तो F इज इक्वल टू जी एम एम बाई एक्स स्क्वायर। एम से एम कैंसिल, क्या आ गया? जी एम बाई एक्स स्क्वायर। ये तो आई की वैल्यू आई स्केलर फॉर्म में। ठीक है, वैसे ही कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। मैं लिख दूं आई इज इक्वल्स टू माइनस जी एम बाई एक्स स्क्वायर। अब मैंने यहाँ एक माइनस साइन लगा दिया। ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है? क्या शो कर रहा है? माइनस साइन शोज दैट कि ये कैसा नेचर है? अट्रैक्टिव। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? शोज द फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर। पढ़ा होगा आप लोगों ने कि जितने भी आपके अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं वो कैसे लिखते हो आप? नेगेटिव में, और रिपल्सिव फोर्सेस पॉजिटिव में। अच्छा इधर देखो, अभी ये इक्वेशन अभी सही नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन में मैंने वेक्टर लगाया, पर राइट हैंड साइड में तो कुछ भी नहीं है। तो आप क्या लगा दो इसे? यूनिट वेक्टर से। बताया गया था यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका खुद का मैग्नीट्यूड कितना है? 1, बट इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन। किसी भी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करो तो वो क्या बन जाता है? एक वेक्टर। तो ये आपका इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड की कैसी फॉर्म आ गई? वेक्टर फॉर्म। कैसी फॉर्म आ गई ये? वेक्टर फॉर्म। अच्छा, आई का फॉर्मूला क्या है आपके पास? आई इज इक्वल्स टू जी एम बाई एक्स स्क्वायर। मान लीजिए x हो जाए 0, तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी हो जाएगी? इनफाइनाइट। एट x इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, 1 बाई इन्फिनिटी 0। यानी कि दो बॉडीज़ के बीच में लगने वाली जो ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी है वो 0 कब होगी? जब उन दोनों बॉडीज़ के बीच में डिस्टेंस कैसा होगा? इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट डिस्टेंस होगा नहीं, कुछ फाइनाइट होगा, तो हमेशा आपका इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड लगता रहेगा। क्लियर है? तो क्या हुआ इंटेंसिटी? इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड को किसे डिनोट करते हैं? आई से। क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द ग्रेविटेशनल रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स टू पर यूनिट मास। ये मास कैसा है? यूनिट मास। क्यों है ये यूनिट मास? ताकि एक दूसरे के ग्रेविटेशनल फील्ड को ये इफेक्ट ना करे। वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जी एम बाई एक्स स्क्वायर, कितनी आ गई? न्यूटन पर के जी। अच्छा यहाँ तक नोट करो, फिर इसके साथ इसका जी का रिलेशन और बताते हैं। ओके, अगर मान लीजिए मैं स्मॉलर मास m को P पॉइंट अर्थ की सरफेस पे छोड़ दूँ, कैसे? ये आपकी अर्थ का सरफेस, अर्थ का सेंटर O, अर्थ का मास m, इस पे एक बॉडी है जिसका मास कितना है? m। ठीक है, मैंने इसको फ्री छोड़ दिया और अब इन दोनों बॉडीज़ के बीच में क्या लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। रेडियस कितना है? r। तो I की वैल्यू कितनी है? F बाय m। m कौन सा? स्मॉलर मास, पर यूनिट मास। भाई इसके कंपैरेटिव मास बहुत छोटा है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी? जी एम एम बाई आर स्क्वायर इंटू एम। एम से m कैंसिल। आई इक्वल्स टू जी एम बाई आर स्क्वायर। बताना ज़रा, जी एम बाई आर स्क्वायर क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि आई इक्वल्स टू जी। ठीक है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसकी भी क्या आएगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायमेंशन क्या होती है? एक्सेलरेशन है LT माइनस 2, तो इसकी भी डायमेंशन कितनी आ जाएगी? LT माइनस 2। ठीक है, या फिर आप यहाँ से निकाल सकते हो। ये बताओ, I इज इक्वल्स टू जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट न्यूटन मीटर स्क्वायर
पर किलोग्राम स्क्वायर, मास की किलोग्राम, रेडियस की मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, kg -2 + 1 -1 क्या आ गया, न्यूटन पर किलोग्राम। न्यूटन क्या होता है, फोर्स की एसआई यूनिट, और फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, kg -1 -1 + 1 0, कितना बचा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही तो बताई थी, चाहे इस तरीके से निकाल लो चाहे ऐसे निकाल लो। तो क्या कहोगे, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल्स टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी व्हेन अ बॉडी ऑफ मास m इज प्लेस्ड एट द सरफेस ऑफ अर्थ एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, ये कैसी क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। क्लियर। टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दोनों ही टर्म्स 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। क्यों, क्योंकि हमारे इसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, हमें ये नहीं पता होता पोटेंशियल क्या होता है और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। ध्यान से सुनो, पोटेंशियल हमेशा एक पॉइंट के लिए डिफाइन किया जाता है। किस चीज़ के लिए डिफाइन किया जाता है, एक पॉइंट के लिए, और पोटेंशियल एनर्जी दो पॉइंट्स के बीच में डिफाइन की जाती है। पोटेंशियल डिफरेंस कहो या पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस किसी चीज़ का निकालोगे तो क्या होगा, दो चीज़। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस लिखो, उसके बाद एनर्जी पे जाएंगे। तो डिफरेंस आप किसी दो चीज़ के बीच का लोगे ना, और पोटेंशियल क्या निकालोगे, एक पॉइंट पे निकालोगे। पोटेंशियल में मान लीजिए आपकी अर्थ का सेंटर O, अर्थ का मास m, अर्थ का रेडियस r। आपको इस पॉइंट पे क्या निकालना है, पोटेंशियल। एक पॉइंट पे निकालना है, इस पे पूछा है तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल निकालोगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे। पोटेंशियल क्या करते हैं, जब भी आपको पोटेंशियल निकालना हो तो आप एक यूनिट मास को, कौन से मास को, यूनिट मास को, ये यूनिट मास रखा है आपका m नाम का, कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी से जब आप P पॉइंट तक लाओगे तो P पॉइंट तक लाने में जो काम करना पड़ेगा, क्या कहा मैंने, इस यूनिट मास को लेकर आओगे, कहाँ तक लेकर आए, P पॉइंट तक। इस बॉडी के पास मास क्या है, m, इस पॉइंट बॉडी के पास मास कितना है, m। ये बॉडी अगर यहाँ आ जाएगी तो दोनों के बीच में क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। दोनों बॉडी के पास मास है, मास इसके बीच में क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। मान लीजिए डिस्टेंस कितना है आपका, स्मॉल r। ठीक है, अब इस मास को आप लेकर आए, ठीक है, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, इसके बीच की जर्नी है भाई, ये यहाँ से यहाँ आया। ठीक है, अब आप कौन से मास को लेकर आए हो, यूनिट मास को। जब भी आप कोई काम करते हो तो एनर्जी क्या होती है, एबिलिटी टू डू वर्क इज नॉन एज एनर्जी। अगर आप इसको लेकर आए हो तो आपको काम करना पड़ेगा, और जो काम करोगे वो उसकी एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, अब वर्क क्या होता है, वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये होता है। आपने क्या किया, इस चार्ज को A से लेकर B तक लाए और थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, मान लो कितना डिस्प्लेस किया, dx, थोड़ा सा डिस्प्लेस किया तो वर्क डन भी कैसा होगा, थोड़ा सा, तो dw। अब ये बॉडी यहाँ से यहाँ लाए तो दोनों बॉडी के बीच में क्या लगता है, अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये बॉडी इधर अट्रैक्ट करेगी, ये बॉडी इधर जाएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स इस साइड लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इस साइड। फोर्स क्या होता है, W क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। W इज इक्वल्स टू F डॉट S, A डॉट B, AB कॉस थीटा। फोर्स भी इस साइड, डिस्प्लेसमेंट भी इस साइड, थीटा 0 और कॉस 0 1। ठीक है, तो dW इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कौन सा फोर्स, थीटा 0 कॉस 0 1। तो कितना आ गया, dW, ऐसे लिख लो खाली, W इज इक्वल्स टू F इंटू S। डिस्प्लेसमेंट क्या किया, थोड़ा, तो वर्क डन भी कैसा होगा, थोड़ा। फोर्स कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला Gm1m2/r², ये होता है। यहाँ पे G का तो G, एक बॉडी का मास m, दूसरी बॉडी का मास स्मॉल m, और मैंने क्या कहा, ये बॉडी का मास कितना है, यूनिट मास। यूनिट का मतलब उस बॉडी का मास कितना है, 1। तो क्या मैं ऐसे लिख दूँ इसको, F
जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। तो जी का तो जी, m1 की वैल्यू m, m2 की वैल्यू 1 बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या होता था? डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज। यहाँ पर दो बॉडीज के बीच में डिस्टेंस कितना है? यहाँ दो बॉडीज के बीच में डिस्टेंस कितना है? आप उसे इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हो। मान लो डिस्टेंस कितना है इनके बीच में? x। आर तो नहीं है ना, आर तो इस यहाँ से लेके p तक का क्या है? डिस्टेंस। तो जी एम एम बाय एक्स स्क्वायर। ये वाली वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, क्या आ जाएगा? जी एम बाय एक्स स्क्वायर। कंप्लीट निकालने के लिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट करो। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन w इज इक्वल्स टू जी कॉन्स्टेंट बाहर निकालो, बॉडी अर्थ का मास कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लो, डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर। अब ये इंटीग्रेशन कौन सा है? इनडेफिनिट। आपको बनाना कैसा है? डेफिनेट। लिमिट लगानी है। याद करो इस मास को आप कहाँ से लेकर आए हो? इन्फिनिटी से। और कहाँ तक लेके जाना है? p तक। p से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? r। तो क्या मुझे ऐसे नहीं लिखना चाहिए? इन्फिनिटी टू r। ठीक है, तो क्या बनेगा? w इज इक्वल्स टू जी एम एक्स की पावर +2 ऊपर जाएगी -2 एक्स की पावर -2 एक्स इन्फिनिटी टू r -2 एक्स की पावर n dx का इंटीग्रेशन x की पावर n+1 अपॉन n+1। यहाँ n कितना है आपके पास? -2। तो क्या लिखोगे? w इज इक्वल्स टू जी एम एक्स की पावर -2 + 1 -2 + 1 इन्फिनिटी टू r। -2 + 1 -1 -2 + 1 -1। इस माइनस को बाहर निकाल लेते हैं। w कितना आ जाएगा? -जी एम एक्स की पावर -1 इन्फिनिटी टू r। एक्स की पावर -1 का मतलब नीचे ले आओ, पॉजिटिव पावर हो जाएगी। w इज इक्वल्स टू -जी एम 1 बाय एक्स इन्फिनिटी टू r। फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट। एक बार x की जगह क्या पुट कर दो? r। और एक बार x की जगह क्या पुट कर दो? इन्फिनिटी। w इज इक्वल्स टू -जी एम 1 बाय r। फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट 1 बाय इन्फिनिटी। 1 बाय इन्फिनिटी 0। तो क्या आया? w इज इक्वल्स टू -जी एम बाय r। क्या है? w इज इक्वल्स टू -जी एम बाय r। फिर से सुनो, इस बॉडी का मास क्या था? यूनिट मास। कहाँ रखी थी? इन्फिनिटी पे। तो पोटेंशियल में हमेशा याद रखना, पोटेंशियल सिर्फ एक पॉइंट का निकलता है। और आप चाहे चार्ज आपका आएगा 12th क्लास में पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल में आप चार्जेस को कहाँ से लाते हो? इन्फिनिटी से। अब यहाँ पे आप मास को लाओगे कहाँ से? इन्फिनिटी से। मास को इन्फिनिटी से लाने में एक पॉइंट तक जो काम करना पड़ेगा वो उसका क्या कहलाएगा? पोटेंशियल। क्लियर? ठीक है, अब आपने इसको इन्फिनिटी से लाना था, तो यहाँ से इन्फिनिटी का डिस्टेंस तो इन्फिनिटी से लाए हो। कहाँ तक लेके जाना है? p तक। और p तक का डिस्टेंस कितना है? r। ठीक है, वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट भी इस साइड, ग्रेविटेशनल फोर्स भी इस साइड। एंगल 0, cos 0 1। थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट तो थोड़ा सा वर्क, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो वर्क कितना आ गया आपके पास? -जी एम बाय r। नोट डाउन करो इसको पहले। आपके पास वर्क की वैल्यू कितनी आई? -जी एम बाय r। ठीक है, अब जो ये वर्क डन है यही तो पोटेंशियल है। किस पॉइंट पे? p पॉइंट पे। तो क्या मैं ऐसे लिख दूँ? Vp इज इक्वल्स टू, पोटेंशियल के लिए क्या यूज़ करते हैं? V। क्या यूज़ करते हैं? V। किस पॉइंट पे निकाली? P पॉइंट पे। तो Vp इज इक्वल्स टू W इज इक्वल्स टू -जी एम बाय r। इस एक्सप्रेशन से आपको क्या पता लग रहा है? ग्रेविटेशन पोटेंशियल इज नेगेटिव। क्या है ये? ग्रेविटेशन पोटेंशियल इज नेगेटिव। अगर मैं कह दूँ इफ़ r टेंड्स टू इन्फिनिटी, r टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाई इन्फिनिटी 0, तो Vp पे वैल्यू कितनी आएगी? 0। 0 बड़ा होता है या नेगेटिव वैल्यू बड़ी होती है? 0 वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू छोटी होती है, यानी कि जब r इन्फानाइट हो जाएगा उस केस में Vp 0 हो जाएगी, मतलब मैक्सिमम वैल्यू होगी। अदरवाइज आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या रहेगी? नेगेटिव रहेगी। ठीक है, अगर मैं कहूँ अगर r मेरा रेडियस ऑफ अर्थ जितना हो जाए,
तो बताओ वीपी के क्या होगा, वीपी इज इक्वल्स टू माइनस जी एम बाय आर। तो अर्थ की पोटेंशियल, अर्थ की सरफेस से पोटेंशियल कितना होगा, माइनस जी एम बाय आर। और जितना ज़्यादा रेडियस होगा, मतलब आर की वैल्यू इन्फानाइट कर दोगे, जब जाके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या आएगा, मैक्सिमम। अदरवाइज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आपका क्या आएगा, मिनिमम। समझ में आया। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर, स्केलर। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। क्यों, क्योंकि वर्क डन भी कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर। क्लियर है, नोट कर लो इसको।